सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे यूरोप के एरियल अंतरिक्ष मिशन पर और समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोप का एरियल अंतरिक्ष मिशन क्या है। जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे टेक्निकल रिसेशन पर और तीसरी खबर में डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण पर। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप के एरियल अंतरिक्ष मिशन पर। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है। अर्थात जो हमारा सूर्य है वह एक तारा है और उस तारे के चारों ओर कुछ ग्रह, कुछ उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये पूरा जो सिस्टम बना है, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम के विषय में जो हमारे जानकारी है वह बहुत ज़्यादा नहीं है। कई प्रकार के अनुमानों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। लेकिन हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके विषय में और स्टडी की जाए। लेकिन इस सोलर सिस्टम से बाहर भी कुछ सिस्टम है, कुछ प्लेनेट हैं, कुछ जो है कि तारे हैं जिनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं से जुड़ा हुआ है जो हमारा यह एरियल अंतरिक्ष मिशन है। अर्थात सोलर सिस्टम से बाहर के जो प्लेनेट हैं इनके विषय में जो जानकारी है उसी से जुड़ा हुआ है एरियल अंतरिक्ष मिशन। आइए इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और, मैं आपसे जब भी शब्द यूज करूंगा वह है एक्सोप्लेनेट या वाह्य ग्रह। तो इसका मतलब क्या है कि हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के, अर्थात एक्सोप्लेनेट से तात्पर्य हमारे सिस्टम, सोलर सिस्टम से बाहर के प्लेनेट से है। तो आइए इसको समझते हैं टेक्स्ट के माध्यम से। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने औपचारिक तौर पर एरियल एक्सप्लोरर को लॉन्च कर दिया है। इस एक्सप्लोरर के जरिए वाह्य ग्रह अर्थात एक्सोप्लेनेट की प्रकृति, उनके बनने, उनके विकास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। अभी तक 4000 से ज़्यादा वाह्य ग्रहों के वजूद के बारे में पुष्टि की गई है। हालांकि ऐसे हजारों ग्रह अभी भी मौजूद हैं जिनके बारे में अभी यह कहना संभव नहीं है कि उन्हें एक्सोप्लेनेट कहा जाए या नहीं कहा जाए। अर्थात वह छोटे हो सकते हैं, उनके विषय में हम स्टडी कर रहे हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी वी धरती के सबसे करीबी वाला ग्रह है, वाह्य ग्रह है अर्थात एक्सोप्लेनेट है। इसकी दूरी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष है। आप समझ सकते हैं दूरी कितनी ज़्यादा है। इसकी सतह पर जीवन के अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसकी सतह पर पानी की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक इसी तरह से जो अन्य एक्सोप्लेनेट हैं उनकी भी हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि उनके विषय में जब हमारे पास बहुत सी जानकारियाँ होंगी तो हमारे पास कई प्रकार की संभावनाएं होंगी। अब समझते हैं एक्सोप्लेनेट क्या होते हैं। ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर हैं, जो सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हुए जो है कि पूरा एक सिस्टम का रूप धारण किए हुए हैं, उनको हम एक्सोप्लेनेट कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि यह जो एक्सोप्लेनेट हैं आमतौर पर जल्दी नज़र नहीं आते। कारण ये है कि जिस तरह से हमारे अन्य जो ग्रह हैं वह सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं, ठीक इसी तरह से हमने बताया जो एक्सोप्लेनेट हैं वह भी क्या है, सूर्य से अलग किसी तारे का भाग है उससे रोशनी प्राप्त करते हैं। और ये जो प्लेनेट हैं क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि चूंकि ये जितने भी तारे हैं जो एक्सोप्लेनेट के भाग हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं और साथ ही साथ जो एक्सोप्लेनेट हैं उन पर जो तारों की रोशनी पड़ती है हमेशा एक तरह से नहीं पड़ती। इस वजह से उनके विषय में जो जानकारी है हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम टेलीस्कोप से उसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काफ़ी इसमें मुश्किल आती है। नासा के हिसाब से कुछ ही ऐसे वाह्य ग्रह हैं अर्थात एक्सोप्लेनेट हैं जिन्हें टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया है। बाकी ग्रहों को अप्रत्यक्ष तरीकों से ढूंढा गया है। इन अप्रत्यक्ष तरीकों में से एक तरीका ऐसे है जैसे तारे को ट्रैक करना, जिसकी रोशनी से धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा तब होता है जब उसके सामने कोई दूसरा ग्रह गुजरता है। इसको आसान शब्दों में समझाता हूं।
जैसा कि आपको पता है कि जो तारा है उससे रोशनी निकल रही है, उससे जब रोशनी निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसके तारे की रोशनी पर हम नज़र लगाए हुए हैं। लेकिन सोचिए जब उसकी रोशनी क्या हो, कभी डिम हो, इसका मतलब क्या है, डिम होने का मतलब है कि जब उसके सामने कोई भाग आ जाएगा और हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर से देख रहे हैं और उस तारे के सामने कोई दूसरा पार्ट आएगा, कोई भी पिंड आएगा, तो उसकी रोशनी क्या होगी, हम तक नहीं दिखाई दी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हमने इसको खोजने का प्रयास किया है। एक आसान जो है कि उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने एक जो है कि टॉर्च को जला के रख दिया, टॉर्च जल रहा है, उसकी रोशनी निकल रही है। अब हम क्या करते हैं, रोशनी जहाँ से निकल रही है उसके सामने से क्या करते हैं, एक प्लेनेट ले जाते हैं। तो जो रोशनी दूर तक जा रही थी वो नहीं जा पाएगी, रुक गया। इसका मतलब क्या है, हमने जो है कि कोई भाग उसके सामने रख दिया। ठीक इसी प्रकार से हमने जो तारे हैं बाहर हमारे सोलर सिस्टम से, उनके विषय में हमने जो उनकी रोशनी आती है उसकी रोशनी पर हमने स्टडी की और हमें पता चला कि कई जो है कि प्लेनेट उनसे निकल कर जाते हैं, क्योंकि बार बार वहां से जो रोशनी आ रही है वह जो है कि रुकती है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई प्लेनेट जो है कि क्या हुआ, उसकी परिक्रमा करता हुआ उससे निकला होगा। तो इस तरह से हम तारों को ट्रैक करके क्या करते हैं, पता करते हैं। दूसरा है कि जो आपने एक चीज और सुना होगा कि जो बाह्य ग्रह हैं उनको जब पता लगाया जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग और बॉबलिंग मेथड भी शामिल है। इन तरीकों में ये परिक्रमा शामिल की गई है कि कोई भी घूमता हुआ ग्रह अपने मूल तारे के केंद्र से थोड़ी दूर हटकर परिक्रमा करता है। तो जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब है कि जैसा आपको पता है कि एक फोर्स है, वो फोर्स क्या किया है, सभी जो पिंडों को बांधा हुआ है, तो उसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आखिर कोई पिंड होगा तो वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कहाँ पर किस समय पर वह गुजर सकता है, इसके आधार पर हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो अब प्रश्न आएगा कि आखिर वैज्ञानिक जो है कि एक्सोप्लैनेट की स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल इन वाह्य ग्रहों के खोजने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि धरती के अलावा बाकी ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं हैं। नासा के टीईएसएस मिशन में मुख्य वैज्ञानिक फेडी बॉयड का मानना है कि अंतरिक्ष की सबसे ज़्यादा दिलचस्प सवालों में से ये है कि क्या हम अंतरिक्ष में अकेले हैं। हर एक नए ग्रह या अंतरिक्ष में मौजूद पिंडों की खोज से अंतरिक्ष के कई और रहस्यों के विषय में हमें जानकारी मिलने की संभावना है। इसके अलावा हमारे सौर मंडल और पृथ्वी के विषय में कई और जानकारियां भी इससे हमें पता चल सकती। प्रश्न आएगा, क्या है आखिर ये एरियल अंतरिक्ष मिशन। एरियल का पूरा नाम है एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। एरियल मिशन को वैज्ञानिक 2029 में प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं और 4 सालों तक ही चलने वाला ये जो मिशन है, इस दौरान कई हजार वाह्य ग्रहों के बड़े स्तर पर परीक्षण करेगा। इन वाह्य ग्रहों में से कुछ ऐसे हैं जहां गैस है, जबकि कुछ पथरीली चट्टानों से मिलकर बने हैं। इन सबकी जानकारी से हमें अंतरिक्ष के विषय में कई ऐसे रहस्यों का पता चलेगा जिन पर अभी वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। एरियल अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके जरिए सैकड़ों एक्सोप्लैनेट की रासायनिक संरचना, वहां का तापीय स्ट्रक्चर के विषय में पता चलेगा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सबसे बुनियादी सवाल, जैसे कि ग्रहों के बनाने में कैसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी उत्तर मिल पाएगा। आपको पता है कि जो एरियल अंतरिक्ष मिशन है यह कोई नया नहीं है। इसके विषय में कई लंबे समय से इस पर चर्चाएं की जा रही थी और इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। यूरोप का जो पूरा स्पेस को लेकर, यूनिवर्स को लेकर एक जो जिज्ञासा है वह हमारे देश या अन्य किसी देश से बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे। तो वह पहले से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे, और जब यूनिवर्स बना है तो यूनिवर्स में कुछ प्लेनेट क्यों गैसेस पिंड में है, क्यों कुछ जो है कि चट्टानी रूप में है, क्यों जो है कि कुछ जो है कि किसी प्लेनेट के जो है कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। साथ ही साथ आखिर आपने एक शब्द सुना होगा एलियन, तो क्या इनका वजूद है, क्या कोई अन्य भी ऐसा ग्रह है जो हमारे जैसा है, इसको लेकर इनके अंदर क्यूरियोसिटी है और उसी के तहत क्या किया जा रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार जबकि कई सारे जो बाह्य ग्रह हैं पहले ही खोजे जा चुके हैं, फिर भी इनकी मौजूदगी, आकार और इनकी कक्षा के विषय में कोई जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाई। इसके अलावा ये किन तारों और किसके तरफ घूमते हैं, इसके विषय में भी हमें कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है। इस सब को देखते हुए एरियल मिशन जो है कि क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट के विषय में जो जानकारियां हैं उनको क्या करेगा और बढ़ाएगा। तो आने वाले समय में जब एक्सोप्लैनेट के विषय में हमारे पास जानकारियाँ ज़्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं तकनीकी मंदी अर्थात टेक्निकल रिसेशन वाले टॉपिक पर। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप अपनी अर्थव्यवस्था को समझिए। आप अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे समझ सकते हैं, हम कुछ छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप मान लेते हैं कि आपका जो पूरा शहर है, ठीक है, उस शहर की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री है, वहाँ पर कुछ कृषि के उत्पाद बनते हैं, वहाँ पर क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, वहाँ पर कुछ सर्विस प्रोवाइडर होंगे और कुछ लोग क्या करते होंगे, हर क्षेत्र में मजदूरी करते होंगे और हर जो है कि परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उपभोक्ता के रूप में होंगे। अर्थात आपके शहर में क्या हो रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर हैं इनसे जुड़ी गतिविधियां हो रही हैं और इनका उपभोग करने के लिए हमारे आपके परिवार के लोग हैं अर्थात उपभोक्ता है। अब सोचिए कि जो आपका जिला है उसमें जितने भी उत्पाद बनते हैं, चाहे वह प्राइमरी स्टेज पर हों अर्थात सेकेंडरी स्टेज पर हों या फिर उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास हो, जब ये सभी आर्थिक क्रियाएं अच्छे तरीके से चलेंगी अर्थात जो कृषि उत्पाद हैं अच्छे तरीके से बिक पाएंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जब उनकी डिमांड ज़्यादा होगी और जब आपके शहर के लोग ज़्यादा उसको खरीदने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपके शहर का जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरीके से रन कर रहा है। लेकिन सोचिए कि आपके यहाँ के जो लोग हैं उनकी बेरोजगारी ज़्यादा हो जाए, उनके पास खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाए क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, या फिर जो आपके यहाँ के जो इंडस्ट्री है वह क्या हो जाए, उसमें मंदी आने लगे अर्थात वह प्रोडक्शन कम करने लगे। प्रोडक्शन इसलिए कम करने लगे क्योंकि उस शहर के लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे वह जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है या जो कृषि का जो मूल्य है, कृषि उत्पादों का जो मूल्य है वह कम होने लगेगा और जब कम होने लगेगा तो किसान कम उत्पादन करेगा, जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वह कम उत्पादन करेंगे और जब कृषि में उत्पादन कम होगा, इंडस्ट्री में उत्पादन कम होगा तो उसका सीधा फर्क पड़ेगा किसान और मजदूर वर्ग पर। वो भी क्या करेगा, उसके पास भी आय कम प्राप्त होगी और वो क्या करेगा, अपना कंजप्शन जो है, अपना जो उपभोग है उसको कम करना चालू कर देगा और कम करना चालू कर देगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी चीजें क्या हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी। और जो स्लो होने की कंडीशन है इसको बोला जाता है इकोनॉमी के टर्म में स्लो डाउन। अब समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसी एग्जाम्पल को। आपको पता है कि जो हमारा एक साल का पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कई प्रकार की चुनौतियां हमने देखी हैं और उनके वजह से जो हमारी इंडियन जीडीपी है वह जो है कि बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं कर रही थी। जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2019 में अगर हम देखें तो आपको पता है कि ये क्या हुआ, 3 माह का समय हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था को या हर देश की लगभग अर्थव्यवस्था को क्या किया जाता है, क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है और क्वार्टर में डिवाइड करके इसलिए देखा जाता है कि 3 महीने में किसी भी अर्थव्यवस्था ने कैसी ग्रोथ की है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में वह अर्थव्यवस्था कैसा रन कर रही है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2019 का जो समय था, जो क्वार्टर था, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी वो 4.1% थी। उसके बाद आया जनवरी से लेकर मार्च 2020 का क्वार्टर और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ थी वह थी 3.1%। यहाँ तक तो अर्थव्यवस्था की कंडीशन ठीक थी, लेकिन आपको पता है इसी के बाद क्या होता है, लॉकडाउन का फेज स्टार्ट होता है और इसी के कारण अप्रैल से लेकर जून 2020 का जो समय देखेंगे, जो क्वार्टर देखेंगे, आपको सूचना मिली कि भारतीय अर्थव्यवस्था -23.9% पर सिकुड़ गई है अर्थात निगेटिव ग्रोथ प्राप्त हुई है।
वहीं जो जुलाई से लेकर सितंबर 2020 के आंकड़े आए हैं वो आए हैं कि लगभग हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निगेटिव में है -8.6%, अर्थात 8.6% माइनस में जो है कि जीडीपी की ग्रोथ प्राप्त हुई। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें एक चीज पता चल रहा है कि पिछले क्वार्टर से जो अप्रैल से लेकर जून 2020 तक का था, जिसमें हमने लगभग -23.9% की ग्रोथ प्राप्त की थी, उसकी तुलना में जुलाई से लेकर सितंबर 2020 में हमने क्या किया है, -8.6% की ग्रोथ रेट प्राप्त की। अर्थात अर्थव्यवस्था में निगेटिव ग्रोथ अभी भी बनी हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमें इस रूप में देखना चाहिए कि पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह 23.9% माइनस में थी, अब क्या है -8.6% हो गई है और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, बूम कर रही, आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारी जो जानकारी है या जो अब सूचनाएं आ रही हैं, इसका मतलब है कि पिछले लगभग 1 साल से भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, स्लो डाउन से गुजर रही है। और जब स्लो डाउन से लंबे समय तक अर्थव्यवस्थाएं गुजरती हैं तो उसके लिए संदर्भ में जो शब्द यूज किया जाता है वो किया जाता है रिसेशन, अर्थात मंदी। मंदी का मतलब क्या है, लंबे समय तक स्लो डाउन रहना। वहीं जो आपने एक और शब्द सुना होगा डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या है, जब रिसेशन ज्यादा लंबा रह जाए, मंदी जब ज्यादा लंबी रह जाती है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे 1929 का आपने डिप्रेशन सुना होगा। अब ये जितनी चीजें समझ रही हैं, अब टेक्स्ट के माध्यम से मैं इनको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। नवंबर में जारी अपने बुलेटिन में जो है कि भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा एक अध्याय दिया है। इसका मकसद भारत की आर्थिक जो है कि सेहत को तय करने वाले कुछ खास सूचकों का मासिक खाका पेश करना है। केंद्रीय बैंक ने ऐसा करके उस परंपरा को फिर से शुरू कर दिया है जिसे 1947 में शुरू किया गया था, लेकिन 1994 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है, अर्थात निकट भविष्य में किस तरह की अर्थव्यवस्था का स्वरूप होगा उसकी भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दूसरे तिमाही में तकरीबन 8% से सिकुड़ जाएगी, अर्थात निगेटिव में रहेगी। गौरतलब है कि मौजूद वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने शामिल हैं। इसकी पहली तिमाही के मुकाबले यह कमी कुछ कम है, अर्थात जैसा कि हमने बताया कि -23.9% रही। लेकिन अभी भी जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है 2020-21 के पहले छमाही में तकनीकी रूप से मंदी के दौर में पहुंच गया है। अभी तक इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वह तकनीकी मंदी में पहुंचा। प्रश्न आएगा कि आखिर क्या होता है मंदी का दौर, फिर हम समझेंगे कैसा होता है टेक्निकल रिसेशन। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर तब आता है जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही होती है। दूसरे लफ्जों में जब वस्तु एवं सेवाओं के पूरे उत्पादन या तकनीकी रूप से कहें तो जीडीपी की एक तिमाही से दूसरी तिमाही में सिकुड़ती है तो अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर में पहुंचा हुआ माना जाता है। अर्थात जब हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो कि पहले हमने प्राप्त किए जो है कि ग्रोथ रेट मान लेते हैं 2%, फिर आया जो है कि -1%, फिर आगे और आ गया कि माइनस जो है कि 4%। तो इस तरह से अगर वो निगेटिव में बढ़ता चला जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी सिकुड़ रही है। और जब 2 क्वार्टर तक ऐसा होता है तो क्या होता है, इसी को हम कहते हैं मंदी का दौर। इसके उलट जब एक तिमाही से दूसरी तिमाही में जीडीपी में बढ़त होती है तो अर्थव्यवस्था में फैलाव होता है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, इसको फैलाव कहेंगे। ये दोनों चरण किसी भी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का निर्माण करते हैं। एक पूरा व्यापार चक्र 1 साल से लेकर 1 दशक के बीच का हो सकता है। आसान शब्दों में पूरे दौर समझिए कि मंदी का मतलब क्या है कि जो मंदी है उसको हम क्या कह रहे हैं, जब 2 क्वार्टर तक लगातार अर्थव्यवस्था में क्या हो, संकुचन की कंडीशन दिखाई दे, उसको मंदी कहते हैं। लेकिन इसी के विपरीत मंदी से अगर दूसरी कंडीशन देखें तो अब आपने ये भी देखा होगा अर्थव्यवस्थाओं में बूम आता है, अर्थात अर्थव्यवस्थाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं। और मंदी और बूम दोनों की कंडीशन क्या है, कहीं ना कहीं व्यापार साइकिल का प्रतिनिधित्व करती है।
मंदी कैसे अलग है इसको समझिए। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर काफी लंबे अरसे तक रहता है तो इसे मंदी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब जीडीपी काफी लंबे से तक सिकुड़ती रहती है तो अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कि मंदी का दौर है। हालांकि मंदी की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिसे सर्वसामान्य कहा जाए, लेकिन ज्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं उसमें अमेरिका की जो एक संस्था है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी गई परिभाषा को मानते हैं। इस संस्था के अनुसार जो है कि मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में एक तरह की गिरावट देखी जाती है और यह गिरावट आम तौर पर कुछ महीनों से लेकर एक साल तक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपके शहर का उदाहरण दिया था, ठीक इसी तरह जब गिरावट होने लगे और यही गिरावट लंबे समय तक बढ़ जाए, 2 तिमाही तक बढ़ जाए, तो इसको मंदी के रूप में हम कहते हैं। एनबीईआर की आर्थिक चक्र की निगरानी करने वाली समिति किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जीडीपी के अलावा कई और प्रकार के आंकड़ों पर नजर रखती, जैसे क्या सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है या फिर बेरोजगारी पर भी कुछ फर्क पड़ा है, खपत अर्थात डिमांड में क्या परिवर्तन आया, इसको भी देखा जाता है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, गहराई और उसके अंतराल पर भी नजर रखी जाती है ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान लगाया जा सके। क्या है तकनीकियां? अमूमन मंदी के मतलब आर्थिक गतिविधियों का सिकुड़ना होता है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला। मिसाल के तौर पर अगर देखें, सिर्फ तिमाही जीडीपी ही आर्थिक गतिविधि को मापने का एक तरीका भर है या फिर बेरोजगारी और निजी खपत को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि जीडीपी कुछ वक्त के बाद बढ़नी शुरू हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी का स्तर तुरंत नहीं जो है कि गिरता। इसका आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, हमने कहा कि एक शब्द है मंदी। मंदी में क्या हो रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो जीडीपी की ग्रोथ थी उसके तुलना में ग्रोथ कम हुई है, और जब लंबे समय तक जीडीपी सिकुड़ती चली जाती है तो इसको हम मंदी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दो अर्थव्यवस्थाएं में जब जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वह क्या हो, गिरती हुई चली जाए तो उसको आप मंदी कहेंगे। हाँ, और जब ये मंदी है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जीडीपी में उत्पादन। लेकिन एक चीज तो ये भी हो सकता है ना कि जीडीपी तो मान लेते हैं कि जो ग्रोथ कम हो रही थी किसी भी कारण से आपने उसको बढ़ा दिया। जैसे हम कहें कि आपके पूरे शहर में हमने कहा कि जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपने कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो एक साल आपने क्या किया, उसमें कोई तकनीकी परिवर्तन करके या उसमें जो है कि लोगों को कम मजदूरी पर लगाकर ज्यादा मेहनत करवाकर आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। प्रोडक्शन से क्या हुआ, जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन क्या बेरोजगारी भी कम हुई? अर्थात जो लोग कृषि के क्षेत्र में जुड़े थे, अन्य क्षेत्रों में जुड़े थे, क्या उनकी बेरोजगारी कम हुई? साथ ही साथ जो निजी खपत है क्या पहले की तरह प्राप्त हो पाई है कि नहीं हो पाई? अर्थात जब मंदी से अर्थव्यवस्थाएं जब बूम की ओर बढ़ती हैं तो हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि उत्पादन कितना हुआ, यह भी देखना चाहिए कि बेरोजगारी कितनी कम हुई, साथ ही साथ जो निजी उपभोग है वह कितना बढ़ा। क्योंकि जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी, निजी उपभोग नहीं बढ़ेगा, तब तक जो वह उत्पाद बना है, जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वो सतत नहीं रह पाएगी। क्योंकि उत्पाद जो बना है वो बिकेगा कब, जब लोगों के पास रोजगार होगा, पैसा होगा, उनकी निजी मांग क्या होगी, निजी खपत क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है तो इसी को बोलते हैं तकनीकी मंदी। अर्थात हम मंदी से लगभग थोड़ा अलग हैं, लेकिन अगर ये क्या हुआ, लोगों की बेरोजगारी कम नहीं हुई, लोगों का जो निजी उपभोग की मात्रा नहीं बढ़ी, तो क्या हो जाएगा, फिर से हम मंदी में पहुंच जाएंगे। इसी को सामान्य रूप में हम तकनीकी मंदी के रूप में बोलते हैं। विश्व की जो 2008 की विश्व की वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था, इस दौरान एनबीईआर ने मंदी के खत्म होने का अनुमान 2009 के जून के महीने तक लगाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस दौरान आई बेरोजगारी का सिलसिला 2014 तक चला। अर्थात 2008 में आपको पता है अमेरिका से जो वैश्विक मंदी प्रारंभ हुई थी उसके द्वारा जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी वह 2014 तक रही। ठीक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है वह कब तक रहेगी, ये भी क्या है, एक टेक्निकल जो है कि रिसेशन का एक हिस्सा है। इस तकनीकी आंकड़ों के मद्देनजर रखते हुए विशेषज्ञ आमतौर पर मंदी का वजूद तब मानते हैं जब असल जीडीपी में कम से कम 2 तिमाहियों के लिए घटी रहे।
इसी वजह से तिमाही जीडीपी को आर्थिक गतिविधियों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तिमाही जीडीपी को ही तकनीकी मंदी का पैमाना भी माना जाता है। अर्थात अगर भारत में हम बात करें तो जो भारत में जो है कि सितंबर के आखिरी तक मंदी में प्रवेश कर गया। ब्रिटेन मंदी की तीसरी तिमाही में पहुंच गया। ब्राजील और इंडोनेशिया भी मंदी की त्रासदी से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी जो है कि इस मंदी से हम जो है कि अभी उबर नहीं पाए। इसके पीछे का कारण क्या है? जब तक हमारे यहाँ की जो बेरोजगारी हो कम नहीं होगी, लोगों की मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग तब बढ़ेगी जब उनके पास रोजगार हो, उनके पास पैसा आने का सोर्स हो, तब तक क्या होगा, हम मंदी से पूर्णतः बाहर नहीं हो पाए। क्या भारत में तकनीकी मंदी की कोई आशा नहीं थी? भारत में महामारी की समस्या को देखते हुए जैसे ही मार्च में बंदी का भारत में महामारी की समस्या को देखते हुए जैसे ही मार्च में बंदी का ऐलान किया गया, कई विशेषज्ञों ने भारत में अर्थव्यवस्था का मंदी का अनुमान लगा लिया था। हालांकि कई अनुमानों के हिसाब से अर्थव्यवस्था एक तिमाही के लिए ही संकुचित होनी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि दो तिमाहियों में हमारी अर्थव्यवस्था संकुचन दिखा रही। मंदी कितने समय तक चलेगी यह कोई फिक्स नहीं है। ये इस वजह से नहीं है क्योंकि हर जगह की जो कंडीशन है वो अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर कहा जाए तो आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खर्च करें सरकार और जो है कि निजी क्षेत्र भी, तो क्या हो सकता है, ज़्यादा जो है कि जीडीपी में ग्रोथ जो है अच्छा हो सकता है। लेकिन खर्च करने के लिए भी क्या एक सीमा है। जब लोगों के पास आय नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा कि वह खर्च करें। इसी के लिए ज़रूरी होता है कि सरकार क्या करे, बड़े बड़े पैकेज घोषित करे और कई तरह के कार्य और कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार या फिर जो है कि इस प्रकार की क्रियाएं करें जिससे उससे पैसा आ सके। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो है आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण से संबंधित। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के तीसरे चरण की घोषणा की। कोविड महामारी को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत का यह चरण सबसे आखिरी चरण है। त्योहार के मौके पर वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए। आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत जो आपको रकम दिखाई गई है, इतने करोड़ रुपए के 12 उपायों का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम आदमी पर असर डालने वाले कुछ प्रमुख जो ऐलान हैं उस पर हम नजर डालते हैं। पहला है रियल एस्टेट में आयकर राहत। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों को पहली बार सर्कल दर से कम कीमत पर बिक्री करने पर आयकर नियमों में छूट देने का ऐलान किया है। सर्कल रेट का मतलब जो उस एरिया का रेट होता है उससे कम कीमत पर अगर कोई बिक्री करता है तो उसको आयकर नियमों में छूट देने का ऐलान किया गया। अभी तक सर्कल दर और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10% के अंतर की अनुमति दी गई है। अर्थात जो सर्कल रेट है वह क्या है, उससे अगर 10% से कम तक में कीमत भूमि बेची जाती है तो उसके संदर्भ में दी गई। आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20% कर दिया गया। अर्थात पहले जो छूट थी वो 10% थी, अब क्या कर दिया गया है, इसको 20% कर दिया गया है। इस राहत को 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों के लिए दिया गया है। इससे क्या होगा कि जब लोगों को पता होगा जो कि ज़मीन की खरीद और बिक्री होती है उसमें क्या होगा, जब 20% सर्कल रेट से कम तक के लिए जो खरीद बिक्री होगी उसमें आयकर के नियमों में छूट मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इससे क्या होगा, रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंडीशन ठीक होगी। दूसरा है शहरी पीएम आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा की। इस घोषणा से न सिर्फ रियल एस्टेट परियोजनाओं को मदद मिलेगी बल्कि अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इस साल दिए जा चुकी 8,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगी। इससे 78 लाख नए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और साथ ही साथ स्टील और सीमेंट सेक्टर में जब मांग बढ़ेगी तो वहां पे भी रोजगार क्या होंगे, बढ़ेंगे और वहां से भी जीडीपी को सहायता मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। वित्त मंत्री ने नई रोजगार योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिनकी मासिक वेतन जो है कि 15,000 रुपये से कम है। इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नई कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 5 नई भर्तियां करना होगा। सरकार देगी कर्मचारी के हिस्से का 12%। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे या जिनकी इस साल 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी चली गई थी। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और यह 30 जून 2021 तक रहेगी। इसके तहत केंद्र सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस संस्था में 1,000 तक कर्मचारी हैं उसमें 12% कर्मचारी और 12% नियोक्ता इस हिस्सा का केंद्र होंगे। 1,000 से अधिक कर्मचारी वाली संस्थाओं में केंद्र कर्मचारी के हिस्से का 12% देगा, अर्थात केंद्र जो हिस्सा देगा वह 12% देगा। फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई है और इसके तहत यह प्रयास किया गया है कि जो आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त जो मात्रा है उसको सुनिश्चित किया जाए और इसके सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा, यह सब्सिडी दी जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक को भी 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए जैसा कि हमने बताया 10,000 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा एक घोषणा कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में भी हुई है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अनुदान में टीके की वास्तविक लागत और वितरण खर्च भी शामिल नहीं है, ये अलग होगा। सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, औद्योगिक प्रोत्साहन, अवसंरचना और हरित ऊर्जा के लिए पूंजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजटीय जो आवंटन है वो भी क्या किया जाएगा, उसका भी प्रावधान किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।